तो अभी तक हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा, आरएनए के बारे में पढ़ा, इनफैक्ट पूरी कोशिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडीज़ पाए जाते हैं और केंद्रक में ही हमारा डीएनए निहित होता है। और डीएनए किस में पाया जाता है? गुणसूत्रों में पाए जाते हैं एक संरचना के रूप में, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। और न्यूक्लियोसोम्स में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन ही न्यूक्लियोसोम की संरचना को बनाने का काम करता है। और डीएनए जीन के रूप में गुणसूत्र में पाए जाते हैं और यही जीन रूपी डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का काम करता है। तो हमने जो सबसे पहले कोशिका का जो चैप्टर शुरू किया था उसमें हमने पढ़ा था कोशिका का सिद्धांत। उसमें हमने एक लाइन ये भी पढ़ा था कि कोशिकाएं, जो नई कोशिका का निर्माण है वो पुरानी कोशिकाओं के द्वारा होता है और प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। तो कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया है, संपूर्ण प्रक्रिया को हम कोशिका चक्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? कोशिका चक्र है, इसको बोलते हैं सेल साइकिल। इसको हम कहते हैं सेल साइकिल, इसी को कहते हैं कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र किसी भी कोशिका की एक संपूर्ण प्रक्रिया है जिसके तहत कोशिका क्या करते हैं? अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, अपनी जो नंबर ऑफ सेल्स है उसको बढ़ाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें विभिन्न फेजेज होते हैं, बहुत तरह के स्टेजेज होते हैं, स्तर होते हैं। तो पहला है जीवन प्रवस्था, इसको जीवन फेज या जीवन प्रवस्था भी कहते हैं। जीवन प्रवस्था या जीवन फेज कहते हैं। तो किसी भी कोशिका का जो विभाजन होता है कोशिका चक्र में कितने फेज होते हैं? 4 फेज होते हैं, G1, S, G2 और इसको कंप्लीट बोलते हैं माइटोटिक फेज, M फेज। तो जीवन प्रवस्था या जीवन फेज में क्या होता है? तो जीवन फेज में होता है सेल्यूलर कंटेंट, अर्थात कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग इत्यादि, एक्सक्लूडिंग द क्रोमोजोम, गुणसूत्र को छोड़कर। तो कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को छोड़कर कोशिका के जितने भी भाग हैं सभी का क्या होता है? डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेशन अर्थात उनका द्विगुणन होता है, डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, द्विगुणन मतलब एक है तो कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे, डबल हो जाएंगे। दूसरी आती है एस प्रवस्था या एस फेज। एस फेज में क्या होता है? तो बोलता है कि हमारे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो बोल रहा है ईच ऑफ द 46 क्रोमोजोम इज डुप्लीकेटेड बाय द सेल। कोशिका क्या करती है? कोशिका में जो उपलब्ध गुणसूत्र हैं 46 गुणसूत्र, अब यहाँ पर एस फेज में आकर क्या होगा? केवल उनका द्विगुणन होगा। तो एक कोशिका है, कोशिका में जितने कोशिकांग हैं और जितने गुणसूत्र हैं सभी की संख्या क्या होगी? डबल होगी, तभी कोशिका हमारा एक से क्या होगा? डबल होगा। तो कोशिका डबलिंग में सबसे पहला जो जीवन फेज होता है उसमें क्या होता है? गुणसूत्रों को छोड़कर सभी कुछ डबल हो जाते हैं और यहाँ पर केवल गुणसूत्र क्या होते हैं? डबल होते हैं, द्विगुणन होता है। अब उसके बाद सेल अगर देखा कि हाँ हमारा सेलुलर कंटेंट अर्थात कोशिकांग वगैरह, प्रोटोप्लाज्म वगैरह, साइटोप्लाज्म वगैरह द्विगुणन हो चुका है तो वो एस फेज में आ जाएगा। एस फेज में आएगा तो वहाँ पर क्या होगा? उनका गुणसूत्रों का डबलिंग हो जाएगा, डुप्लीकेशन। तब कोशिका G2 प्रवस्था, G2 फेज में प्रवेश करेगा। G2 फेज में क्या होगा? द सेल डबल चेक्स द डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम। जो गुणसूत्रों का द्विगुणन हुआ है, गुणसूत्रों का डबलिंग हुआ है, वो डबलिंग को वो चेक करेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है फर्दर। अगर नहीं हुआ होगा या डीएनए में डैमेज है तो उसको क्या करेगा? रिपेयर करेगा। अगर क्रोमोजोम डबलिंग नहीं हुआ है तो उसको पुनः चेक करके डबल होने का इंतजार करेगा। तो यहाँ पर क्या है? द सेल डबल चेक्स द डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम्स फॉर एरर। अगर कोई एरर हो गया हो, मेकिंग एनी नीड रिपेयर्स, अगर डीएनए में कोई मिसमैच हो गया हो, ATGC हम जानते हैं, अगर AC से कर जाए कंपेयरिंग तो उसको भी क्या बोलेंगे? मिसमैच पेयरिंग। उसको भी चेक करेगा। उसको चेक करेगा तो फिर क्या करेगा? अगर विसंगति है तो उसको दूर करेगा, रिपेयर करेगा। जब ये फेज भी कंप्लीट हो जाएगा तब कोशिका जो है वह अपने M फेज, माइटोटिक फेज में प्रवेश करती है। और माइटोटिक फेज जो होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। माइटोटिक फेज जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। माइटोटिक फेज जो है M फेज, माइटोटिक प्रवस्था 2 प्रकार के होते हैं। पहला माइटोसिस, दूसरा मियोसिस।
ठीक है। तो कोशिका का जो ओरिजिनल विभाजन है, एक कोशिका से दूसरा बनना, वो कहाँ होता है? माइटोसिस में होता है, एम फेज में होता है। एम फेज में क्या होता है? माइटोसिस और मियोसिस होते हैं। और जो माइटोटिक फेज होता है वो 2 चरणों में संपन्न होता है। माइटोटिक फेज के कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं, 2 स्टेज होते हैं। पहला क्या है? पहला है साइटोकाइनेसिस और दूसरा को क्या बोलते हैं? दूसरा को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। दूसरे को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है, कोशिका द्रव्य का डिवीजन जो है, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। और जो केंद्रक का विभाजन है, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो जो माइटोटिक फेज है आपका, वो 2 तरह का, 2 स्टेज में संपन्न होता है। पहला है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। दूसरा है कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर का डिवीजन, केंद्रक का डिवीजन। ठीक है। इसके बाद कोशिका 1 से देखिए यहां पर 2 बन चुका है हमारा। एक कोशिका से कितने बन गए? 2। अब ये कोशिका पुनः विभाजित होगी। अगर ये कोशिका तैयार नहीं है, अर्थात इसके सेलुलर कंटेंट ठीक से बने हुए नहीं है, कोशिका द्रव्य ठीक से नहीं है, कोशिका मैच्योर नहीं हुई है, तो ये पुनः विभाजन की प्रक्रिया कोशिका चक्र में नहीं जाकर एक अलग फेज में चला जाता है, जिसको बोलते हैं जी0 फेज। और जी0 फेज में क्या होती है? जी0 फेज में सेल साइकिल अरेस्ट, सेल साइकिल फिर यहाँ पर क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। फिर कोशिका में चेक किया जाएगा कि कोशिका के जो सेलुलर कंटेंट हैं वो प्रॉपर बने हुए हैं कि नहीं है। और अगर प्रॉपर बने हुए हैं तो फिर ये जी0 फेज से फिर पुनः प्रवेश करेगा जी1 फेज में, और जी1 से फिर एस फेज में। और इसी तरह से क्या होगी? एक कोशिका से दूसरे कोशिका में विभाजन, एक कोशिका से दूसरे कोशिका बनते रहेंगे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा। तो सेल चक्र, कोशिका चक्र क्या है? सेल साइकिल क्या है? तो विभाजन की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो कोशिका में पाई जाती है, जिससे कोशिका क्या करते हैं? अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके बाद। तो सब सेल डिवीजन क्या होता है? तो सबसे पहले है माइटोसिस। आप देख सकते हैं माइटोसिस है। तो माइटोसिस में क्या होता है? तो माइटोसिस में होता है सिंपल डिवीजन होता है। माइटोसिस क्या है? साधारण डिवीजन है। कहाँ होता है? कायिक कोशिका में होते हैं, कायिक कोशिका में पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं सोमैटिक सेल। अब सोमैटिक सेल क्या होते हैं? तो जो जर्म लाइन सेल्स को छोड़कर, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर जितनी भी कोशिका शरीर में है, उनको हम क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका कहते हैं, सोमैटिक सेल्स कहते हैं। माइटोसिस में क्या होता है? एक जो कोशिका विभाजित होती है, तो विभाजन होने वाली कोशिका, विभाजन में जाने वाली कोशिका, कोशिका को हम क्या कहते हैं? मातृ कोशिका कहते हैं। और विभाजन के पश्चात, विभाजन के पश्चात बनने वाली कोशिका को संतति कोशिका, डॉटर सेल कहते हैं। संतति कोशिका या डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है। और जो कोशिका विभाजन में जा रही है उस कोशिका को बोलते हैं मदर सेल, मदर सेल और डॉटर सेल्स। तो माइटोसिस में क्या होता है? तो माइटोसिस में मान लीजिए एक कोशिका है, तो विभाजन होके क्या बनाएगी? विभाजन होके 2 कोशिका बनाएगी। अब मान लीजिए इसमें गुणसूत्र 2n है, मतलब 2n = 46। हमें पता है हमारी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46।
और अगर इसका जोड़ा कर दें तो कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये माइटोसिस हो रहा है, तो एक कोशिका कितनी कोशिकाओं का निर्माण करेगी, एक कोशिका 2 कोशिका का निर्माण करेगी, लेकिन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या पेरेंट के बराबर होंगे, मातृ कोशिका के बराबर होंगे। तो गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या क्या होंगी, मातृ कोशिका के बराबर। मातृ कोशिका के बराबर। दूसरा पॉइंट, चूंकि गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के बराबर होती है संतति कोशिका में, ये क्या थी, मदर सेल थी, ये क्या है, डाउटर सेल्स हैं। तो जो डाउटर सेल्स हैं, जो संतति कोशिका बनी है, डाउटर सेल्स में क्या है, गुणसूत्रों की संख्या पेरेंट के क्या है, बराबर है। इनके पास भी 46 है तो इनके पास भी 46 है, अर्थात 23 जोड़े हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। इनको हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं, समसूत्री विभाजन भी कहा जाता है, कहा जाता है। समसूत्री विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। तो जो माइटोसिस होता है हमारा, माइटोसिस को हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं समसूत्री विभाजन, क्योंकि उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, मदर से संतानों में, मदर से डॉटर सेल्स में, अर्थात मातृ कोशिका से संतति कोशिकाओं में समान होते हैं। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, कायिक कोशिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जो कोशिका विभाजन होती है वो कौन सी होती है, माइटोसिस होता है। जनन प्रक्रिया में जो पाया जाता है, अर्थात शुक्र जनन, शुक्राणुओं का बनना, अंड जनन, अंडाणु का बनना, शुक्राणु और अंडाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें मियोसिस होता है। तो माइटोसिस हमारे शरीर का आकार में वृद्धि करता है, आकार प्रकार में वृद्धि करता है, लेकिन जो जनन कोशिका बनाने का काम है वो कौन करते हैं, मियोसिस। तो आइए माइटोसिस के बाद हम देखेंगे मियोसिस। तो मियोसिस को हम अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। मियोसिस को हम अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका से आधी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जनन कोशिका में संपन्न होती है, जनन कोशिका में संपन्न होती है, में पाई जाती है। जनन कोशिका अंडाणु शुक्राणु, ठीक है, they are found in the germline cells like egg and sperms, and the number of chromosome is equal to their parent cells. So daughter cells contain same number of chromosome, half number of क्रोमोजोम देन देयर पेरेंट। अपने जो पेरेंट होते हैं मातृ कोशिका से, इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। इसलिए हम इन्हें रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। द नंबर ऑफ गुणसूत्र, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन द डॉटर सेल्स इज जस्ट हाफ ऑफ देयर पेरेंट, सो दैट इट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। इसको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रिडक्शनल डिवीजन, न्यूनकारी विभाजन। तो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, जनन कोशिका में पाए जाते हैं, अर्थात दे आर फाउंड इन द जर्म-लाइन सेल्स लाइक स्पर्म एंड ओवम। 2 चरणों में संपन्न होती है। इट कंप्लीट्स इन 2 फेज।
2 फेज में संपन्न होती है। पहला को बोलते हैं मियोसिस 1, मियोसिस 1, और दूसरे को बोलते हैं मियोसिस 2। तो ये जो होते हैं मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन, मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन 2 फेज में कंप्लीट होता है। पहला को बोलते हैं मियोसिस 1, दूसरा को बोलते हैं मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 कहाँ पाए जाते हैं? जर्म लाइन सेल्स में। आइए देखते हैं कैसे क्या होता है रिडक्शनल डिवीजन में। तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। आप देख सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इस स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। इसको हिंदी में कहते हैं अंडजनन, नहीं, इसको हिंदी में कहते हैं शुक्रजनन। शुक्रजनन, शुक्राणुओं का उत्पादन जो पुरुषों में होता है, शुक्राणुओं का उत्पादन, उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्रजनन। तो शुक्रजनन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो जो आपको पता है कि 4 दिन का जो भ्रूण होता है उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट में 3 लेयर बन जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। और वो जो 3 लेयर बनते हैं उनमें से एक लेयर जो होता है वो क्या होता है? जर्मिनल सेल्स, जर्म लाइन सेल्स। और वही जर्म लाइन सेल्स क्या करते हैं? एग और स्पर्म का निर्माण करते हैं। फिर बच्चा जन्म लेता है तो उनके अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम कोशिका होती है। स्पर्मेटोगोनियम कोशिका विभाजित होते रहती है और अपनी संख्या बढ़ाते रहती है। तो यहाँ पर अपनी संख्या को स्पर्मेटोगोनियम कोशिका बढ़ाती रहेगी, तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? माइटोसिस के द्वारा। तो आपको पता है कि जो मेल होते हैं, मेल का यौनावस्था कितने साल का माना जाता है? 13 वर्ष का माना जाता है। तो 13 वर्ष की आयु तक जो स्पर्मेटोगोनियम कोशिका बनी थी वो क्या होते हैं? विभाजित होते रहते हैं माइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा और अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। जैसे ही 13 साल की उम्र आते हैं तो स्पर्मेटोगोनियम कोशिका जो विभाजित होते होते क्या बनाती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। क्या बनाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। 13 साल की उम्र के बाद अब इनमें क्या होगा? स्पर्म बनना शुरू होगा, क्योंकि मैच्योरिटी आ गई है, यौनावस्था आ गया है 13 साल में। तब इनमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना था स्पर्मेटोगोनियम कोशिका से माइटोसिस के द्वारा, अब यहां से क्या होगा? मियोसिस की प्रक्रिया शुरू होगी। और आपको पता है मियोसिस 2 चरणों में होता है, एक मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो जो माइटोसिस होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, जनक के समान होती है संतानों में। तो यहाँ भी 2n है, तो यहाँ भी 2n है। 2n का मतलब हमारे में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। तो 2n बराबर 46 का मतलब है कि 23 जोड़े गुणसूत्र हमारे में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी गुणसूत्र 2n है, यहाँ भी क्या है? 2n है। अब मियोसिस फर्स्ट शुरू हुआ, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब मियोसिस 1 होगा, आप देखिए इनकी गुणसूत्र की संख्या क्या हो गई? आधी हो गई, आधी हो गई गुणसूत्र की संख्या। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद ये क्या बनाते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। तो पहला मियोटिक डिवीजन हुआ और ये क्या बना दिए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए। तो पहला जो मियोटिक डिवीजन होता है उसमें एक से कितनी कोशिका बनती है? 2 कोशिका बनती है। दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? आधी आधी होती है। यहाँ देखिए क्या लिख दिया? nn लिख दिया, अर्थात यहाँ भी 23 गुणसूत्र और यहाँ भी 23 गुणसूत्र। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? आधी हो गई, आधी आधी हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या। फिर इसमें दोबारा मियोटिक डिवीजन होता है, तो उसको बोलते हैं मियोसिस 2। अब क्या होगा? पहला तो हुआ रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 1 जो होता है वो क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और दूसरा होता है मियोटिक 2 को, मियोसिस 2 को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जैसा ये दोनों है और ये दोनों फिर 2 कोशिका का निर्माण करेंगे, लेकिन जैसा ये है उसी तरह सेम होगा। अर्थात अब इसके लिए ये जनक कोशिका हो गए। तो ये कितने हो गए? इनमें 23 गुणसूत्र है, तो इनमें भी क्या होंगे? 23 गुणसूत्र होंगे। तो एक कोशिका बना दिया, क्या? 2 कोशिका बनाया, फिर ये एक कोशिका बनाया, 2 कोशिका। तो टोटल मियोसिस में देखिएगा तो एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये डिवीजन होके कितनी कोशिका बनाए? 1 2 3 4 कोशिका बनाए, लेकिन चारों कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पेरेंट से क्या हो गई? आधी आधी हो गई।
ठीक है। अब स्पर्मेटिड बन गया, ये मैच्योर स्पर्म नहीं होते हैं, ठीक है, ये मैच्योर स्पर्म नहीं होते हैं, परिपक्व स्पर्म नहीं होते हैं। इनकी परिपक्वता फिर होती है जिस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस के पश्चात क्या बना देते हैं, मैच्योर स्पर्म बना देते हैं। ये देखिए मैच्योर स्पर्म है, तो यहाँ पर स्पर्मेटिड बन गया। स्पर्मेटिड के बाद क्या होते हैं, हार्मोनल प्रभाव में एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मियोजेनेसिस के पश्चात ये क्या बना देते हैं, मैच्योर स्पर्म बना देते हैं। तो जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका क्या है, शुक्राणु मेल में होता है, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, मियोसिस होता है। जन्म के समय से ही इनमें स्पर्मेटोगोनियम कोशिका होती है। जन्म के बाद ये पुनः विभाजित होते रहते हैं। माइटोटिक डिवीजन के द्वारा ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जैसे 13 साल की उम्र होती है इनमें हार्मोनल एक्शन शुरू होते हैं और इनमें प्रथम मियोटिक डिवीजन होता है। तो एक कोशिका से दो कोशिका बन तो गई लेकिन दोनों में गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी। फिर इसमें मियोसिस 2 होगा, तो एक जो कोशिका है वो दो कोशिका का निर्माण करेगी, एक कोशिका दो कोशिका का निर्माण करेगी, लेकिन जितना गुणसूत्र इसमें है उतना ही गुणसूत्र इनमें भी होगा। इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। तो एक कोशिका जो है विभाजित होकर 4 कोशिका का निर्माण करती है मियोटिक डिवीजन में, लेकिन उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी आधी होती है। तो ये स्पर्म का फॉर्मेशन था। अब हम लोग देखेंगे अंडाणु, एग का फॉर्मेशन। तो जो एग का फॉर्मेशन होता है, अंडाणु का जो बनना होता है महिलाओं में, फीमेल्स में, उस प्रक्रिया को बोलते हैं oogenesis। हिंदी में इसको हम कहते हैं अंडजनन, इसको कहते हैं अंडजनन। अंडजनन तो फीमेल में भी होता है oogoनियम कोशिका, जन्म से ही इनमें oogoनियम कोशिका होती है और ये oogoनियम कोशिका क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। फीमेल में मैच्योरिटी की यौनावस्था की उम्र कितनी होती है, 11 वर्ष होती है, ऐसा माना गया है, ठीक है। तो इनमें होते हैं oogoनियम कोशिका। oogoनियम कोशिका 11 वर्ष की उम्र तक डिवाइड करते रहते हैं, विभाजित होते रहते हैं। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस के द्वारा विभाजित होते होते क्या बनाते हैं, प्राइमरी oocytes बनाते हैं, ठीक है, प्राइमरी oocytes बनाते हैं। प्राइमरी oocytes बन गया, जैसे इनकी देखिए यहाँ भी 2n लिखा है, यहाँ भी 2n है, माइटोसिस है, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, समान है। जैसे ही 11 वर्ष की उम्र ये प्राप्त करते हैं, 11 वर्ष इनका उम्र होता है, हार्मोनल एक्शंस के कारण, हार्मोन्स के प्रभाव के कारण क्या होता है, इसमें प्रथम मियोटिक डिवीजन शुरू होता है। प्रथम मियोटिक डिवीजन शुरू होता है तो प्राइमरी oocytes क्या बना देंगे, सेकेंडरी oocytes बना देंगे, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। n लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, अर्थात 23 इसमें भी होगा, 23 इसमें भी होगा। अब ये जो सेकेंडरी oocytes है यही आगे चलकर क्या बनाएगी, ओवम बनाएगी। लेकिन इधर वाला जो डिवाइड हुआ है वो क्या बनाता है, प्राइमरी पोलर बॉडी बनाता है। पोलर बॉडी आगे चलकर ओवम नहीं बना सकता है, अंडाणु नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या होते हैं, यूजलेस होते हैं। तो प्राइमरी पोलर बॉडी बन गया, प्राइमरी पोलर बॉडी फिर डिवाइड करेगा तो सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएगा, और सेकेंडरी पोलर बॉडी में क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं, अर्थात ये आगे चलकर अंडाणु नहीं बना सकते हैं। लेकिन इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 23 हो गई। और जो सेकेंडरी oocyte था ये फिर डिवाइड करेगा और 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा, दोनों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, इसके बराबर 23। तो एक कोशिका डिवाइड करके 4 कोशिका बना रही है, चारों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो रही है, आधी हो रही है। अर्थात इसमें 46 था तो सेकेंडरी oocytes में क्या हो गए, 23 हो गए। ये हम लोग डिटेल हम लोग जब डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अर्थात जब हम लोग प्रजनन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। लेकिन इसमें मोटा मोटी जानने की बात यही है कि जो प्राइमरी पोलर बॉडी बनते हैं प्राइमरी oocytes के बाद, ये यूजलेस होते हैं, इनका कोई योगदान नहीं है ओवम बनने में, अर्थात अंडाणु बनाने में। लेकिन जो सेकेंडरी oocytes होते हैं उससे क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं। आपको पता है कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो 14वां दिन होता है उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के दिन क्या होते हैं, तो जो हमारा ओवरीज होता है, ओवरीज प्रोड्यूस करता है एग, अंडाणु,
और ओवरेज फिर 14 दिन में जो अंडाणु प्रोड्यूस करता है वो आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में और स्पर्म के आने का वेट करते हैं। जैसे उस पीरियड में स्पर्म उन्हें मिल जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड, वो निषेचन हो जाता है उनका, निषेचित हो जाते हैं। उसके बाद निषेचित होने के बाद उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट शुरू होता है, क्लीवेज शुरू होता है, तो क्या बनते हैं, जायगोट बनते हैं। तो जैसे स्पर्म और एग मिला, जायगोट बना, जायगोट में फिर डिवीजन होता है, 1 से 2 कोशिका, 4, 8, 16, 32 कोशिका। जैसे 32 कोशिका की संरचना ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है चौथे दिन में, वो कहाँ चले जाते हैं, यूटेरस में जाके उसके दीवार से चिपक जाता है और हम बोलते हैं कि गर्भावस्था की शुरुआत हो गई। तो हम जो मेल होते हैं, मेल में स्पर्मेटोसाइट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और इसमें जो ओवम होती है उनकी संख्या कम होती है। अर्थात जैसे जैसे महिलाओं में उम्र बढ़ती जाती है उनमें जो अंडाणु हैं उनकी संख्या कम होती जाती है। क्यों, इसकी वजह देख लीजिए कि एक प्राइमरी ओसाइट्स डिवाइड करता है तो मैक्सिमम आधा पार्ट उसका पोलर बॉडी बना देता है जिसका शरीर में कोई यूज़ नहीं है, और उसमें सेकेंडरी ओसाइट्स में भी जो 2 कोशिका बनी है उसमें से मात्र एक ही ओवम बना रहा था, अंडाणु बना रहा है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ महिलाओं में अंडा की जो संख्या होती है, एग्स की जो संख्या होती है वो कम होते चली जाती है। तो अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु जनन को बोलते हैं अंड जनन, शुक्राणु जनन को शुक्र जनन। दोनों प्रक्रिया में क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस 2 चरणों में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में होता है रिडक्शनल डिवीजन, गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, और आधे गुणसूत्रों का फिर क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें 2 कोशिकाएं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो माइटोसिस और मियोसिस जो है वो संपन्न हुआ, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के बारे में, कोशिका के विभाजन के बारे में। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें भी वही चीज़ बताया गया है। तो ये स्पर्मेटोगोनियम कोशिका थी। स्पर्मेटोगोनियम कोशिका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाया, और फिर स्पर्मेटिड्स बनाया, और फिर स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा क्या बन गए, मैच्योर स्पर्म बन गए। देखिए जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, ब्लास्टोसिस्ट होता है 4 दिन का भ्रूण, उसी में सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उनमें 3 लेयर बन जाता है, देखिए लिखा हुआ है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, और एक और लेयर बनता है जिसको बोलते हैं जर्म लाइन। और जर्म लाइन क्या बनाते हैं, स्पर्म और एग बनाते हैं। अर्थात गर्भावस्था के दौरान ही जर्म लाइन कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन जन्म के बाद फीमेल में इनका जो क्लीवेज है, विभाजन है, मियोटिक डिवीजन रुक जाता है। जब वो 11 साल की होती हैं तब उनमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन शुरू होता है। उसी तरह जो स्पर्म जो पुरुष होते हैं, इनमें भी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है वहाँ तक बन के रुक जाता है। जैसे ये 13 साल के होते हैं तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर क्लीवेज शुरू होता है और फिर क्या बनता है, मैच्योर स्पर्म बनता है। तो हम लोग को ये बात पता हो गया कि कैसे कोशिका विभाजित होती है और एक कोशिका ही दूसरे कोशिका का निर्माण करते हैं। हमने एक चीज़ और डिस्कस किया था आपके साथ कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं, क्रोमैटिड्स में पाए जाते, केंद्रक में पाए जाते हैं, और गुणसूत्रों में ही डीएनए पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं, जीन के रूप में पाए जाते हैं। और हम कहते हैं कि डीएनए क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का काम करता है। तो अब हम देखेंगे कि जो डीएनए होता है कैसे आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो जो डीएनए होते हैं, डीएनए हमारे केंद्रक में पाए जाते हैं। तो डीएनए सबसे पहले क्या बनाते हैं, डीएनए सबसे पहले आरएनए बनाते हैं, और आरएनए बन गया, दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो वो क्या बनाएंगे, प्रोटीन, वो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो हमने आपसे एक चीज़ और पूछा था कि जो आनुवांशिक लक्षण है दूसरे पीढ़ी में जब पहुंचता है, मान लीजिए पिताजी से उनके बच्चे में आनुवांशिक लक्षण पहुंचा, तो अपना आनुवांशिक डीएनए पहुंचा है, तो वो डीएनए आनुवांशिक लक्षण को कैसे दिखाएगा, कैसे प्रदर्शित करेगा। तो उस जनरेशन में जाके डीएनए क्या बनाता है, प्रोटीन। तो हमारा जो चेहरा है, आकार प्रकार है, आकृति है, सब किसकी वजह से है, प्रोटीन की वजह से है। ये प्रोटीन खाने वाला प्रोटीन नहीं है, ये विशिष्ट प्रोटीन होता है, इसको आनुवांशिक प्रोटीन कहते हैं। तो जो भी शरीर की आकृति है, हमारा हाव भाव है,
जो हमें वंशानुगत प्राप्त हुई है ये क्या है, एक प्रोटीन है। हमारा चेहरा जो दिख रहा है ये क्या है, प्रोटीन की वजह से दिख रहा है। तो जो डीएनए दूसरी पीढ़ी में जाते हैं वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और वही प्रोटीन उस लक्षण को, आनुवांशिक लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो डीएनए सबसे पहले क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, और आरएनए सबके बाद क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब आरएनए बनता है, आरएनए आपको पता है कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रिका में पाए जाते हैं, केंद्रक के केंद्रिका में पाए जाते हैं आरएनए। और डीएनए से ही किसका निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है। और आरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है। एक बीमारी का नाम सुने होंगे आप, एड्स। एड्स किसके द्वारा होता है, HIV वायरस के द्वारा होता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जैसे ज़्यादातर जो जीव होते हैं उनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है, लेकिन कुछ सूक्ष्मजीव या वायरस जो होते हैं उसमें क्या होता है, उनमें आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। तो मान लीजिए ये HIV है, HIV में आनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं, आरएनए होते हैं। तो जैसे ये किसी को इन्फेक्ट करेगा, संक्रमित करेगा, HIV वायरस किसी मनुष्य को संक्रमित किया, इन्फेक्ट किया, तो क्या करता है, ये अपना आरएनए लेके आया है। तो ये अपना आरएनए से पहले डीएनए बनाता है उस शरीर में जाकर। मान लिया किसी मनुष्य को इसने इन्फेक्ट किया, संक्रमित किया, तो ये आरएनए क्या बनाता है, पहले अपना खुद का डीएनए बनाता है। प्रक्रिया क्या थी, डीएनए से आरएनए बनना था, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे थे। प्रक्रिया यहाँ उलट गया, क्या हो गया, आरएनए से डीएनए बन रहा है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये अपने साथ एक एंजाइम लेके आते हैं जो HIV वायरस होते हैं, इसको बोलते हैं एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आरएनए जो अपने साथ एक एंजाइम लेके आते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसके द्वारा अपना डीएनए बनाते हैं। कौन सी प्रक्रिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। और फिर इस डीएनए से क्या बनाते हैं, अपना खुद का आरएनए, और फिर अपना खुद का प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रक्रिया होनी चाहिए थी, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। यहां पर प्रक्रिया बदल गई, इसीलिए एड्स क्या है, खतरनाक बीमारी है, जानलेवा है, इसका इलाज नहीं है। क्यों, क्योंकि जब HIV का इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर में हमारा खुद का डीएनए नहीं होता है। किसका डीएनए होता है, वायरस का डीएनए होता है, विषाणु का डीएनए होता है। इसीलिए जो एड्स का इलाज है उसके लिए हम कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं। कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या करता है, सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को रोकता है। एक कॉम्बिनेशन थेरेपी में हम 2 ड्रग्स देते हैं, 2 दवाई देते हैं। पहला क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को ब्लॉक करता है। दूसरा क्या करता है, जो प्रोटीन बनाया है उस प्रोटीन को ख़त्म करता है। अर्ली स्टेज जो एड्स का होता है उसमें क्या करते हैं, अर्ली स्टेज एड्स क्यूरेबल तो नहीं है, बट लाइफ स्पेन हम पीड़ित व्यक्ति का बढ़ा सकते हैं। किसके द्वारा, तो पहला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को रोकेगा, प्रोटीन को रोकेगा। लेकिन लेटर स्टेज ऑफ एड्स क्यूरेबल नहीं है, कंट्रोलेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वायरस हमारे शरीर को पूरा क्या कर लेता है, कंट्रोल में ले लेता है। कैसे कंट्रोल में लेता है, अपना खुद का डीएनए निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनना। इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो देखिए कैसे बनता है। तो आपको पता है कि डीएनए, हमने आपको बताया कि डीएनए क्या होते हैं, नाइट्रोजीनस बेस का सीक्वेंस होता है। ठीक है, नाइट्रोजन युग में क्षार का क्या होता है, सीक्वेंस होता है, अनुक्रम होता है। तो मान लीजिए ये डीएनए है हमारा,
ठीक है, और हम इस पोजीशन का स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है इस पोजीशन का। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, तो मान लिया यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस का सीक्वेंस क्या है, ATCG CCT AG CCT माने हमने ऐसा कुछ लिख लिया कि यहाँ पर जो DNA का पार्ट है उसमें नाइट्रोजिनस बेस का सीक्वेंस कैसा है, इस तरह से है। अब क्या होगा, दूसरी DNA है तो DNA दूसरी पीढ़ी में जाएगा तो क्या बनाएगा, सबसे पहले अपना RNA बनाएगा। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, DNA से RNA का प्रक्रिया बनने का ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या होता है, A किससे कंबाइन करता है आपको पता है, A T से कंबाइन करता है, T किससे कंबाइन करता है, A से कंबाइन करता है, C G के साथ, G C के साथ, C G के साथ, G T A के साथ। अब देखिए यहाँ पर एडेनिन है, एडेनिन किसके साथ कंबाइन करता है, थाइमिन के साथ, लेकिन यहाँ बनना क्या है, RNA। तो RNA में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल। तो एडेनिन की जगह थाइमिन का एडेनिन लिख लिया, अब एडेनिन का क्या लिखेंगे, यूरासिल, G का फिर C लिखेंगे और C का फिर G, थाइमिन का फिर एडेनिन, G का C। यहाँ भी हम लिखेंगे एडेनिन को क्या लिखेंगे, थाइमिन की जगह यूरासिल लिखेंगे। तो ये हमारा बन गया mRNA, मैसेंजर RNA। mRNA कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में बनता है, केंद्रक में बनता है। अब चूंकि केंद्रक में राइबोसोम्स नहीं है, राइबोसोम्स कहाँ हैं, साइटोप्लाज्म में है, तो ये कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, क्योंकि आप राइबोसोम का रोल पढ़ चुके हैं। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब क्या होगा, इस mRNA से tRNA ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, तो ये क्या कर देता है, ट्रिपलेट बना देता है, इसको ट्रिपल बना देगा। ट्रिपल बना दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, tRNA ट्रांसक्रिप्ट बन गया, tRNA ट्रांसक्रिप्ट बन गया। तो जो DNA होता है हमारा, DNA में जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आनुवांशिक सूचनाएं एक कोड के रूप में होती हैं। वो कोड 3 अक्षर का होता है। जैसे देखिए UAG CGG AUU CGG AAC, इस तरह से क्या होते हैं, प्रत्येक 3 अक्षर का जो यूनिट है वो एक अमीनो अम्ल को क्या है, दर्शाता है, एक अमीनो अम्ल को दर्शाता है। जैसे AUG किसको दर्शाता है, मिथियोनिन को दर्शाता है, मिथियोनिन को दर्शाता है। AUG मिथियोनिन को दर्शाता है। मान लीजिए CGE ट्रिप्टोफान को दर्शाता है। तो हमें पता है कि प्रोटीन और अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल के लिए बहुत सारे जेनेटिक कोड होते हैं। तो जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो किस रूप में पाया जाता है, DNA में आनुवांशिक सूचनाएं जेनेटिक कोड के रूप में पाए जाते हैं, आनुवांशिक कोड के रूप में। और कोड कैसा होता है, 3 अक्षर का होता है। अब तक जो सूचनाएं थी इसमें हमें नहीं मालूम था, लेकिन tRNA ने क्या बना दिया, सूचनाओं को सामने ले आया। इसलिए आपने रोल पढ़ा था RNA का कि जो आनुवांशिक सूचनाएं छुपी होती है उनको कहाँ लाते हैं, कोशिका द्रव्य में लाते हैं। तो आनुवांशिक सूचनाएं 3 अक्षर की होती हैं, ट्रिपलेट कोड होता है। जैसे मोबाइल में चिप होता है उसमें सारी जानकारी होती है, उसी तरह इसमें भी क्या है, एक तरह का चिप है ये। तो जो UAG CGG ये सब क्या है, ये है जेनेटिक कोड। और जो कोड के रूप में ही क्या होते हैं, आनुवांशिक सूचनाएं DNA में उपस्थित होते हैं। DNA में आनुवांशिक सूचनाएं कैसे होती हैं, कोड के रूप में होते हैं। कोड क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, 3 अक्षर का होते हैं। और प्रत्येक कोड क्या करेगा, एक अमीनो अम्ल को दर्शाएगा और एक एक अमीनो अम्ल जुड़ते जाएंगे। और आपको पता है प्रोटीन क्या होता है, अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला। तो अब यहां पर क्या होगा, राइबोसोम आ जाएंगे और यहां पर प्रक्रिया शुरू होगी ट्रांसलेशन की। यहां पर क्या लगेगा, राइबोसोम्स लगेगा, अर्थात rRNA, राइबोसोमल RNA। और क्या होगी, ट्रांसलेशन शुरू होगी। अब ट्रांसलेशन होगा, मान लीजिए UAG कोई अमीनो अम्ल, कोई अमीनो एसिड को दर्शा रहा है, तो मान लिए अमीनो एसिड 1 लिख दिए हम, इसको मान लिए अमीनो एसिड 2 लिख दिए, इसको मान लीजिए अमीनो एसिड 3 लिख दिए, ठीक है। तो UAG मान लीजिए ट्रिप्टोफान को दर्शाता है। फिर CGG मान लीजिए
वैलिन को दर्शाता है। ये सब क्या है, वैलिन, ट्रिप्टोफान, ये सब क्या है, अमीनो अम्ल हैं। फिर ये AUG आया, इसने यहाँ लिख दिया इसको, वैलिन, ग्लूटामीन, ठीक है। फिर ये वाला आया, यहाँ पर हो गया आर्जिनिन, ये सब क्या है, अमीनो अम्ल है। इस तरह से जो जो कोड में आएगा उसको ये ट्रांसलेट करते जाएगा, किस रूप में, अमीनो अम्ल के रूप में। और ये जो आप देख रहे हैं ट्रिप्टोफान, वैलिन, ग्लूटामीन, अर्जिनिन, वैलिन, ये सब क्या है, अमीनो अम्ल है। और ये इसको कोड में करते जाएगा, ये इसको अमीनो अम्ल में लिखता जाएगा, और ऐसे क्या होंगे, अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला बन जाएगी, ठीक है। अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह से DNA से RNA, RNA से प्रोटीन बनता है। पहले DNA से ट्रांसक्रिप्शन हुआ, क्या बन गया, RNA बना। RNA से ट्रांसलेशन हुआ, क्या बना, प्रोटीन बना। कैसे प्रोटीन बना, तो जेनेटिक कोड में क्या है, एक एक अमीनो अम्ल को दर्शाया जाता है, और एक एक अमीनो अम्ल को वो ट्रांसलेट करते जाता है rRNA, और उसमें फिर ये जोड़ता चला जाता है और लंबी श्रृंखला प्रोटीन की बन जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटीन। अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला को प्रोटीन कहते हैं। अब अगर यहाँ पर 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो इसको हम कहते हैं स्टॉप कोडोन। अभी आप देख सकते हैं, देखिए ये जेनेटिक कोड है, ट्रिपल अक्षर का होता है। अगर कोई कोड UUU है तो इसको हम कहते हैं क्या है, फिनाइलएलेनिन है। UUA, UUG क्या है, ल्यूसीन है। इस तरह से 20 अमीनो अम्ल होते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें 3 जो होते हैं उसको स्टॉप कोडन कहते हैं, UAA, UAG और UGA। इसको क्या कहते हैं, स्टॉप कोडन कहते हैं, UAA, UAG और UGA। तो मान लीजिए इसको यहाँ पर आगे चलकर यहाँ पर UAA आ गया या UGA आ गया या UAG आ गया, ठीक है। स्टॉप कोडन तीनों में से कोई भी आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप कोडन आ गया तो प्रोटीन जो अमीनो अम्ल जुड़ रहे थे उनका जुड़ना रुक जाएगा। अगर स्टॉप कोडन आ गए ट्रांसलेट करते करते तो क्या होंगे, अमीनो अम्ल की जो श्रृंखला बनी थी वो रुक जाएगी, वो डिटैच हो जाएगी, और एक लंबी प्रोटीन जो अमीनो अम्ल की श्रृंखला है वो हमें प्राप्त होगी। और लंबी अमीनो अम्ल की श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो जो जेनेटिक कोड होते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होते हैं, 3 अक्षर का होता है, और प्रत्येक कोड क्या करता है, एक निश्चित अमीनो अम्ल को दर्शाता है। इसमें से मात्र 3 हैं, UAA, UAG और UGA, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडन कहते हैं। अर्थात अगर ट्रांसलेशन के क्रम में स्टॉप कोडन आ गए तो अमीनो अम्ल आगे जुड़ना बंद हो जाएगा, और जो लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है वो क्या बन जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी, और वो डिटैच हो जाएगा। तो इसी तरह से जो हमारे होते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है। अर्थात जो DNA हमारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो पहले वो RNA बनाता है, फिर उस RNA से अपना प्रोटीन बनाता है जिसको जेनेटिक प्रोटीन, विशिष्ट प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन कहते हैं। और जो अनुवांशिक लक्षण हमें पीढ़ी दर पीढ़ी नजर आते हैं, वो अनुवांशिक लक्षण किस रूप में नजर आते हैं, वो अनुवांशिक लक्षण हमें प्रोटीन के रूप में नजर आते हैं। इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।